हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु IAS। हमने लास्ट क्लास के अंदर बॉन्ड वैल्यूएशंस और टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट क्लियर किया था। आई थिंक आपको उन लेक्चर्स का बेनिफिट हुआ। सेबी ग्रेड A एंड RBI ग्रेड B एग्जाम्स के लिए दीज टू टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज ऑन इनकम टैक्स, द डायरेक्ट टैक्स पार्ट। व्हेन वी सी द सिलेबस ऑफ सेबी, वहां स्पेसिफाई किया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो आज के लेक्चर में मैं आपको पहले डायरेक्ट टैक्स दैट इज इनकम टैक्स की प्रोविजंस के बारे में प्रैक्टिकली क्या है इनकम टैक्स वो बताऊंगा। आई होप आपको इन लेक्चर्स का बेनिफिट हो रहा है। अभिपीडिया का एक इनिशिएटिव है कि सेबी ग्रेड A एग्जाम्स आप सारे वेल प्रिपेयर्ड करके जितना भी आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसकी प्रिपरेशन कर पाएं और हमारे इस इनिशिएटिव का मैक्सिमम बेनिफिट स्टूडेंट्स ले पाएं। आई होप आप सबको इससे बेनिफिट होगा। जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं फॉर कॉमर्स एज वेल एज फॉर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट, वो सबके लिए एक बेनिफिशियल रहेंगे। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से हमें थोड़ा सा ये लगता है कि इन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में न्यूमेरिकल जो पार्ट है वो बड़ा टफ आएगा, लेकिन अगर हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एक पर्टिकुलर टॉपिक की तो हम उसे बड़े अच्छे तरीके से एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं और करेक्ट अटेम्प्टेशन से अपना पेपर क्रैक कर सकते हैं। हम जो ये लेक्चर्स आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये वेल प्रिपेयर्ड लेक्चर्स हैं। इनको पहले साइंटिफिकली हमने डेवलप किया है। सेकेंडली, हमने इन लेक्चर्स में डेवलप करते टाइम ओल्ड पेपर्स के ट्रेंड्स, कोर्स करिकुलम जो उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है उस सब को देखने के बाद ही ये PPTs और लेक्चर डेवलप किए जाते हैं। एंड हमें इसमें श्योरिटी भी रहती है कि जो हम करवा रहे हैं वो एग्जाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। सो इट इज माय submission to all the candidates appearing for SEBI grade A exam to concentrate on these practical topics, do the practice, and if you have certain queries आप कमेंट बॉक्स में क्वेरीज पूछ सकते हैं और हम उसकी रिप्लाई देने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज ऑन इनकम टैक्स मेन प्रोविजंस। आपको पता है हमारे इंडिया में जो टैक्स लगता है दैट इज ओनली विद द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी टैक्स चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो GST है, एक्साइज, कस्टम, सेल टैक्स, एनी टाइप ऑफ टैक्स, इट कैन नॉट बी लेविड by any body corporate or by any business organization or by any individual तब तक नहीं लगा सकता जब तक उसे उस टैक्स को लगाने की अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट नहीं देती। अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है उसमें स्पेसिफाई किया है द पावर टू लेवी द टैक्स vested with the government. Government here means central government और state government. सेंटर भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो टैक्स का मैटर है वो यूनियन लिस्ट के अंदर है कि स्टेट लिस्ट के अंदर है। अगर कोई मैटर यूनियन लिस्ट में है, व्हाट इज यूनियन लिस्ट? कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 के अंदर एक लिस्ट बनी हुई है यूनियन लिस्ट, लिस्ट 1। अगर कोई मैटर यूनियन लिस्ट के अंदर होता है तो उसमें द लॉ मेकिंग पावर इज सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन मीन्स सेंटर।
और अगर कोई मैटर लिस्ट 2 जिसे हम स्टेट लिस्ट कहते हैं उसके अंदर कोई मैटर स्पेसिफाई किया हुआ है, वहां लॉ मेकिंग पावर वेस्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट। सो टैक्सेस भी यूनियन लिस्ट या स्टेट लिस्ट में स्पेसिफाई किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स इज स्पेसिफाइड इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में अगर आप देखेंगे वहां पावर टू लेवी टैक्स ऑन द इनकम ऑफ द पर्सन स्पेसिफाई किया हुआ है। इसका मतलब इनकम टैक्स कलेक्ट करने, इनकम टैक्स लेवी करने, इनकम टैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट इसमें इंटरफियर नहीं कर सकती। इट इज प्योरली अ यूनियन मैटर। नाउ गवर्नमेंट टैक्स लगाती क्यों है? वाई टैक्स? बिकॉज गवर्नमेंट, जिसे हम स्टेट बोलते हैं, उसने सोशल वेलफेयर एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का, सोसाइटी का वेलफेयर करना। और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए पैसे, रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट है। और वो रेवेन्यू कहां से आएगा? वो टैक्सेस से आएगा। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इज टैक्स। सो गवर्नमेंट लेवी टैक्स टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। टैक्सेस दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। वन इज डायरेक्ट टैक्स, द सेकेंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। अभी हम दोनों डिस्कस करेंगे। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो असेसी, जो किसी पर्सन को पे करना पड़ता है और उसका बर्डन भी खुद ही को बियर करना पड़ता है। वो अपना टैक्स का बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता। लाइक इनकम टैक्स, अगर मैं इनकम अर्न करूंगा तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। मैं ये टैक्स अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकता। इट इज अ डायरेक्ट टैक्स, इट हैज टू बी पेड बाय द असेसी एंड द बर्डन ऑफ टैक्स इज ऑल्सो टू बी borne by the assessee. Assessee cannot shift the burden of tax to some other person. But in case of indirect tax, for example GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आप सबने सुना होगा, बड़ा हॉट टॉपिक था 2017 में। आज भी हॉट टॉपिक है लोगों का कि जीएसटी लग गया जी इंडिया में। तो मैन्युफैक्चरर होलसेलर से रिकवर करता है, होलसेलर रिटेलर से रिकवर करता है और रिटेलर अल्टीमेट कस्टमर से रिकवर करता है। तो बर्डन ऑफ टैक्स आगे आगे शिफ्ट करते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्राइसेस ऑफ द गुड्स। इसीलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। पे कोई और करता है लेकिन बर्डन किसी और को बियर करना पड़ता है। इन दोनों टैक्सेस को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने दो बोर्ड्स बनाए हैं। डायरेक्ट टैक्स को रेगुलेट करने के लिए देयर इज अ बोर्ड नोन एज CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, एंड टू रेगुलेट इनडायरेक्ट टैक्स देयर इज अ बोर्ड नोन एज CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, जिसका पहले नाम CBEC था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, लेकिन GST आने के बाद इसका नाम CBIC आ गया। ये दोनों बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे काम करते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे ये दोनों पैरेलल बोर्ड्स हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है, विच बोर्ड इज इंटरेस्टेड विद द फंक्शन ऑफ रेगुलेटिंग डायरेक्ट टैक्स? तो आपका आंसर होगा CBDT। विच बोर्ड इज इंटरेस्टेड विद द फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया? CBIC। ध्यान से देखिए, CBIC है, CBEC नहीं है। ये क्वेश्चन बड़ा हॉट टॉपिक है। इट कैन बी asked in your exam definitely. अब देखते हैं इनकम टैक्स क्या है। इस पूरे इनकम टैक्स को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 बनाया हुआ है। बड़ा हैवी एक्ट है एंड इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड सिक्किम।
पूरे हिंदुस्तान में इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल है, एकमात्र एक्ट है जो पूरे हिंदुस्तान में इनकम टैक्स को रेगुलेट करता है एंड यूनियन मैटर है ये। तो इसकी डेफिनेशन सेक्शन 4 के अंदर हम देखें कि ये इनकम टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स है, इट इज एन एनुअल टैक्स, सालाना टैक्स है। इसकी जो कैलकुलेशन है वो एनुअल बेसिस पर होती है, मंथली क्वार्टरली बेसिस पर नहीं होती। इट इज लेविड बाय द गवर्नमेंट, मैंने अभी आपको बताया। इट इज लेविड ऑन द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन, ये लोगों की कमाई पर लगता है, तभी इसका नाम इनकम है। जो चीज हमारे पास कम होती है वो इनकम होती है, उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा। ऑफ असेसी, असेसी इज अ पर्सन हु अर्न द इनकम। अब यह बड़ा कंफ्यूजन कंसेप्ट है। प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर, पिछले साल की इनकम के ऊपर आप अगले साल टैक्स क्यों पे करते हैं? वाई नेक्स्ट ईयर? एनुअल टैक्स है। अब जैसे अभी रनिंग ईयर है 2020 एंड 21, 2021 ईयर तो अभी चल रहा है, ये तो खत्म ही नहीं हुआ, ये तो 31 मार्च 2021 में जाके खत्म होगा। तो इसकी एनुअल कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं? लेकिन पिछला साल जो 2019-20 है वो तो खत्म हो गया, तो उसकी इनकम के ऊपर हमने जो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स और रिटर्न्स फाइल करनी है वो नेक्स्ट ईयर करनी है। इस ईयर को हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर और इस ईयर को बोलते हैं हम असेसमेंट ईयर। सो प्रीवियस ईयर की इनकम की कंप्यूटेशन असेसमेंट ईयर में होती है। ऐसा ही प्रोसेस चलता रहता है। इनकम टैक्स के रेट्स मैंने बड़ी जगह लेक्चर्स में पूछा है कैंडिडेट से, इनकम टैक्स के रेट्स कहां से मिलेंगे? और स्टूडेंट बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। एक्ट के अंदर रेट्स नहीं होते, रेट्स बजट के अंदर आते हैं, हर साल रिवाइज होते हैं। और कौन पास करता है ये बजट? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जैसे एट प्रेजेंट निर्मला सीतारमन, शी अनाउंस द बजट एवरी ईयर। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस द बजट ऑन 1st Feb एंड दिस बजट विल बी फॉर द कमिंग ईयर। जो उन्होंने 1st Feb 2020 को अनाउंस किया बजट, वो 2021 के रेट्स के लिए है। तो हर साल बजट में रेट्स आते हैं और लॉ में हम बजट को फाइनेंस एक्ट बोलते हैं। सो डायरेक्ट टैक्स है, एनुअल टैक्स है, लोगों पर लगता है, उनकी इनकम पर लगता है, प्रीवियस ईयर की इनकम पर लगता है असेसमेंट ईयर में, और रेट्स फाइनेंस एक्ट में स्पेसिफाई किए जाते हैं बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एवरी ईयर ऑन 1st Feb। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक पर्सन की ग्रॉस टोटल इनकम देखते हैं, मतलब उसे इनकम कहां कहां से आ सकती है। इनकम टैक्स ने इनकम को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। 5 हेड्स। जो लोग जॉब करते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग इन अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन or I am working in a government organization and I get salary every month. My income is regarded as salary income. Salary head बना हुआ है, उसके अंदर हम इनकम को कंप्यूट करते हैं। अगर हम अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी को किराए पर लेट आउट करते हैं, हमें जो रेंटल इनकम आती है दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर हम कोई बिजनेस एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, तो वो बिजनेस है। और अगर हम सर्विसेज जैसे लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, सॉलिसिटर्स, वो सारे सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, उनकी इनकम प्रोफेशनल इनकम मानी जाती है। दोनों के लिए एक ही हेड बना हुआ है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। Then we have capital gains. What are capital gains? Suppose I have purchased a piece of land in a particular city. I am not a property dealer. मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूं, एक इन्वेस्टर हूं। मैंने लैंड परचेज की, से 10 लाख की एक लैंड परचेज की, 2-3 साल अपने पास रखा,
मुझे लगा वैल्यू बड़ी एप्रिशिएट कर गई, मैंने उसको बेच दिया गेन पर, वो जो गेन आया दैट इज कैपिटल गेन। काफी बड़ा गेन होता है ये, क्योंकि एसेट है, बड़ी ह्यूज अमाउंट है। एंड लास्ट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज मींस अ रेजिडुअल हेड, जो इनकम इन चारों हेड्स में टैक्सेबल नहीं है, दैट विल बी टैक्सेबल इन द लास्ट हेड, अदर सोर्सेज। फॉर एग्जांपल, आपने कोई एफडी करवाई हुई है बैंक में, वहां से इंटरेस्ट आ रहा है। आपने कोई कैजुअल इनकम, जैसे लॉटरी आपकी लग गई, आप जीत गए, कोई टीवी गेम शो में कौन बनेगा करोड़पति में जीत गए, हॉर्स रेस विनिंग्स, ये कैजुअल मतलब गेम ऑफ चांस है, ये सब अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। देयर इज वन मोर हेड, एग्रीकल्चर इनकम। इसको क्यों नहीं हम कंसीडर करते टू बी द टैक्सेबल? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा हुआ है टैक्स ऑन द इनकम ऑफ द पर्सन एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे इंडिया में सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स में एग्जम्प्टेड है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। सो दीज आर द 5 हेड्स ऑफ इनकम। उसके बाद गवर्नमेंट हमें कुछ डिडक्शंस देती है अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से, जिसे हम जीटीआई बोलते हैं। जब वो डिडक्शंस सेक्शन 80 चैप्टर 6A के अंदर स्पेसिफाई की हुई है, जब वो डिडक्शंस माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग इनकम होती है उसे हम बोलते हैं टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। इस इनकम के ऊपर जो बजट के रेट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें टैक्स कंप्यूट करना होगा। ये मैंने एक फॉर्मेट बनाया आपके लिए। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस, कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन में भी आगे शॉर्ट टर्म गेन है, शॉर्ट टर्म थोड़े टाइम के लिए, लेस देन 2 ईयर्स आपने कोई प्रॉपर्टी होल्ड की, बेच दिया, शॉर्ट टर्म गेन। लॉन्ग टर्म मोर देन 2 ईयर्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एक एसटीटी मैंने लिखा है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इट इज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये एक स्पेशल टाइप का गेन है जो कि हमारी सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड सेल करके जो गेन होता है उसे हम एसटीटी बोलते हैं। इसका गेन का थोड़ा ट्रीटमेंट अलग होता है। एंड अदर सोर्सेज, इसके अंदर आपकी कैजुअल इनकम्स, लॉटरी वगैरह भी आ गई। सम टोटल को हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से कुछ डिडक्शंस हैं जो हम लेटर डिस्कस करेंगे डिटेल्ड में। देयर आर सर्टन डिडक्शंस, 12-13 इंपॉर्टेंट डिडक्शंस हैं, क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं। सेक्शन 80C, 80D, 80DD, DDB, वेरियस सेक्शंस आर देयर। माइनस करके आ जाता है टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं टू द नियरेस्ट मल्टीपल्स ऑफ 10 और उस पर फिर हम टैक्स की कंप्यूटेशन करते हैं। हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, अभी आपको टैक्स कैलकुलेट करके दिखाऊंगा मैं। फिर उस टैक्स में से हम रिबेट माइनस करेंगे, ये भी आपको बताऊंगा रिबेट क्या होता है। उसमें सरचार्ज लगेगा और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। ये 4 स्टेप, बाकी स्टेप इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। दीज आर द 4 स्टेप। पहले टैक्स कैलकुलेट होगा, इसमें से रिबेट माइनस किया जाएगा, बताऊंगा रिबेट क्या है। इसमें सरचार्ज ऐड किया जाएगा, सरचार्ज भी हम करेंगे क्या होता है। और इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड किया जाएगा, तो वो टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ये कुछ टैक्स स्लैब्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट और आपसे क्वेश्चन में डेफिनेटली पूछेंगे ये एग्जाम में, आरबीआई में भी और वहां सेबी में भी। क्या टैक्स रेट्स हैं हमारे ये इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं हम। इंडिविजुअल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है from tax point of view. One is non-senior citizens. Then we have senior citizen. Then we have very senior or super senior citizen. एज क्राइटेरिया है, मे बी मेल और फीमेल, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेस देन 60 ईयर्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु आर रिगार्डेड एज सीनियर सिटीजन इन इनकम टैक्स, जिनकी एज 60 साल से कम है, मेल और फीमेल। सीनियर 60 ईयर्स
और मोर, 60 साल भी सीनियर है, बट लेस देन 80 ईयर्स। हम कहते हैं ना 60 साल का हो गया बंदा, सठिया गया, 60 साल का हो गया, सीनियर हो गया। और जो 80 ईयर्स का है या इससे ज्यादा है वो वेरी सीनियर सिटीजन। और टैक्स रेट अकॉर्डिंग टू द सीनियरिटी गवर्नमेंट ने थोड़ा थोड़ा चेंज किया हुआ है। अब मैं आपको टैक्स निकाल के दिखाता हूं प्रैक्टिकली। लेट अस अज्यूम किसी पर्सन की इनकम 11 लाख है, ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस माइनस करके उसकी टोटल इनकम 11 लाख है। अब फर्स्ट 2,50,000, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली। नो टैक्स, इट इज नोन एज नील स्लैब और बेसिक एग्जम्पशन, 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं है। तो अगर मैं 11 लाख में से 2.5 लाख छोड़ देता हूं तो मेरी इनकम 8.5 रह गई। 2.5 लाख पर सबको इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस, मेल फीमेल, सबको एग्जम्प्ट है। 2,50,000 से लेके 5 लाख तक, मतलब अगले 2.5 लाख पर, नेक्स्ट 2,50,000 पर अगर उसकी 2,50,000 बनती है इनकम, इस पर 5% टैक्स है, प्रोग्रेसिव टैक्स है स्लैब वाइज। 12,500 बन गया टैक्स 2.5 लाख पर। लो अगला 2.5 लाख भी गया, मेरे पास रह गया 6 लाख। नेक्स्ट 5 लाख तक, नेक्स्ट 5 लाख है अगली स्लैब, ये देखिए 5 लाख टू 10 लाख। अगले 5 लाख पर सीधा 20%, प्लीज 10 वाली स्लैब नहीं है, 1 लाख, सीधा 5 लाख पर 20%, 1 लाख टैक्स और हो गया। लो 5 लाख और गया, मेरे पास अभी भी बची हुई है इनकम 1 लाख। अब जितनी रिमेनिंग रह गई 10 लाख से ऊपर, ये 10 लाख हो गया, 1 लाख रह गया, इस पर फ्लैट 30% लास्ट स्लैब है ये, तो 30,000 रुपए और बन गया। तो 12,500 पहले 1.5 तो छोड़ दिया, अगले 2.5 पर 12,500, अगले 5 लाख पर 1 लाख, और अगले 1 लाख पर जितना भी 10 लाख से ऊपर बचा है सारे पर 30। तो 1,42,500 मेरा टैक्स बन गया। 1,42,500 अगर मेरी इनकम 11 लाख है। दिस इज नोन एज प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। इनकम बढ़ रही है, टैक्स रेट्स भी बढ़ रहे हैं। अगर ये सीनियर सिटीजन होता 60 ईयर्स और मोर ऑफ एज, तो कहां चेंज था? तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सपोज एक सीनियर सिटीजन 60 ईयर्स और मोर ऑफ एज का देखते हैं, उसमें 3 लाख की पहली स्लैब है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 नहीं है, वहां गवर्नमेंट ने 50,000 एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो यहां से 3 लाख चला गया, मेरे पास रह गया 8 लाख। नेक्स्ट 2.5 नहीं है, नेक्स्ट 2 लाख है, क्योंकि 50 ऊपर चला गया, पर 5% है, मतलब 10,000, 2 लाख और चला गया। इसके बाद सेम हो जाएगा जो नॉन सीनियर के लिए था, 6 लाख रह गया। नेक्स्ट 5 लाख पर 20% है, वही सेम, इस पॉइंट के बाद सेम हो गया, बस 50 ऊपर चला गया, 1 लाख हो गया। ये लो 5 लाख चला गया, मेरे पास 1 ही बच गया। लास्ट अबव 10 लाख जितना भी बचा 1 लाख, इस पर 30% मतलब 30,000 है। 1 लाख
40,000 टैक्स बन गया सीनियर सिटीजन का जो कि 60 ईयर्स और मोर ऑफ एज है। नॉर्मल सिटीजन नॉन सीनियर का 1,42,500 बना था, यहां 1,40 बन गया, मतलब 2,500 कम टैक्स बना क्योंकि उसकी फर्स्ट दो स्लैब्स में डिफरेंस है। अगर यही वेरी सीनियर सिटीजन होता 80 ईयर्स और मोर ऑफ एज, फिर देखें कहां चेंज आएगा। लीजिए, उसकी फर्स्ट स्लैब ही बहुत हैवी है, उसको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, निल सीधा, मतलब पहली दो स्लैब्स इकट्ठी ही हो गई। उसके बाद 5 वाली स्लैब नहीं है उसको, क्योंकि उसने पहले ही निल कर दिया 5 लाख तक। नेक्स्ट 5 लाख पर सीधा 20 लगेगा, मतलब इसमें से 5 गया, बचा 6, इसमें से नेक्स्ट 5 लाख पर 20%, मतलब 1 लाख। बैलेंस जितना बचा, ये लो 5 गया, 1 बच गया, इस पर सीधा 30% 30,000 रुपए हो गया और उसका टैक्स बन गया 1,30,000। तो उसकी फर्स्ट स्लैब सीधा ही 5 लाख तक नील है, उसके बाद नेक्स्ट 5 लाख तक 20 एंड बैलेंस पर 30। उसके पास 5% वाली स्लैब नहीं है, क्योंकि 5% वाली स्लैब यहीं सबस्यूम हो गई। ये मैंने तीनों स्लाइड्स, ये सीनियर सिटीजन की 3 लाख तक नील, अगले 2 पर 5 एंड सो ऑन, और ये सुपर सीनियर सिटीजन वेरी सीनियर सिटीजन की 5 लाख तक नील है, बाकी 20 एंड 30 है। अब ये आ गया मेरा टैक्स। अगर मेरी 11 लाख रुपए की इनकम है तो मेरा नॉर्मल सिटीजन के में 142,500 है, सीनियर में सीनियर में 1,40,000 था और वेरी सीनियर में 1,30,000 था। अब हम एक नॉन सीनियर की बात करते हैं, सबको में आगे सेम है। गवर्नमेंट आपको एक सेक्शन 87A का रिबेट देती है, लेकिन ये सबको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी ये इनकम, जिस पर हम टैक्स कंप्यूट कर रहे हैं, टोटल इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम है। अगर 5 लाख 1 रुपया भी हो गया तो आपको 87A का रिबेट नहीं मिलेगा टैक्स में से। अगर लेट अस अज्यूम ये इनकम 5 लाख होती तो उसका टैक्स फर्स्ट 250 नील, नेक्स्ट 2,50,000 पर 12,500 बनना था। अगर 5 लाख इनकम होती है तो 12,500 बनता है, आगे तो स्लैब लगेगी नहीं क्योंकि इनकम 5 लाख है, और उसको सेक्शन 87 का रिबेट भी 12,500 ही है। तो गवर्नमेंट कहती है जिन लोगों की इनकम, चाहे वो सीनियर है, चाहे वो नॉर्मल सिटीजन है, चाहे वो सुपर सीनियर सिटीजन है, अगर उसकी टोटल इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम है तो उसका जितना टैक्स बनता है अप टू द मैक्सिमम ऑफ 12,500, जितना आपको 87A में रिबेट मिल जाएगा और आपका टैक्स निल हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख 1 रुपया भी हो गया, आपको रिबेट नहीं मिलेगा। इस केस में नहीं मिलेगा, आपको ये पे करना पड़ेगा। यही कंफ्यूजन था जब गवर्नमेंट ने रिबेट अनाउंस किया तो लोगों को लगा कि 5 लाख स्लैब हो गई 2.5 वाली स्लैब नहीं चेंज हुई। 5 लाख से कम इनकम वालों को, जब 5 लाख इनकम वालों को सेक्शन 87A का रिबेट मिल गया। अब हम बात करते हैं सरचार्ज की। हमारा टैक्स था 1,42,500 और मेरी इनकम थी 11 लाख। गवर्नमेंट कहती है इसमें सरचार्ज ऐड होगा। सरचार्ज मीन टैक्स ऑन टैक्स। सपोज 10% अगर ऐड होना है, सरचार्ज का रेट 10% है, तो किसका 10%? इनकम का नहीं, टैक्स का। मतलब 142,50 टैक्स ऑन टैक्स इज नोन एज सरचार्ज। लेकिन सरचार्ज सबको नहीं लगता, ये उन्हीं को लगता है जिनकी इनकम ये वाली जिस पर टैक्स कैलकुलेट किया है 50 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में है, उनको 10% सरचार्ज लगेगा।
और जिनकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है उनको 15% सरचार्ज लगेगा, बहुत हैवी हो गया, टैक्स पर टैक्स। और जिनकी 2 करोड़ से 5 करोड़ है 25% सरचार्ज है, 25%। और जिसकी 5 करोड़ से ऊपर है उसको 37%, बहुत हैवी टैक्स ऑन टैक्स है। इसी टैक्स के ऊपर 37% और ऐड हो जाएगा इसी टैक्स का। लेकिन सिर्फ सरचार्ज वहां से शुरू होता है अगर किसी की इनकम 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा है। मेरे केस में सरचार्ज नहीं लगना क्योंकि इंडिविजुअल की इनकम 11 लाख है, 50 लाख को क्रॉस नहीं की। सेस, एजुकेशन सेस, ये सबको देना पड़ेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, पहले इसका नाम एजुकेशन सेस था, गवर्नमेंट ने इसे चेंज करके हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% कर दिया। पहले 3% होता था, उससे पहले 2% होता था, अब गवर्नमेंट ने 4% कर दिया। ये किसका 4%? इसी टैक्स का 142,500 का 4% आपके टैक्स में और ऐड हो जाएगा, जिसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बोलते हैं। ये आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सो टैक्स, देन रिबेट अगर आपकी इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम है। आफ्टर दैट सरचार्ज अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है, एंड देन एजुकेशन सेस, वो सबको ही देना पड़ेगा। टैक्स के ऊपर 4% और ऐड हो जाएगा। ये मेरे इंपॉर्टेंट कुछ कंसेप्ट थे जो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किए। आई होप आप सबको अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनडायरेक्ट टैक्स की मेन प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।